हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अभय जेई एकेडमी में। मैं हूं अभय कुमार सिंह, आपका एजुकेटर। हम लोग इस चैनल के ऊपर अभी पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का आज लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको एक लोकोक्ति के माध्यम से लॉ क्या होता है इसको बताना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबों ने सुना है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। मीन्स इस धरती पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे वह राजा हो, रंक हो या फकीर हो, सबको जाना होता है। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, इसका मतलब यह है कि नियम वह होता है जो सबों पर समान रूप से लागू हो। जैसे प्रकृति राजा के ऊपर, रंक के ऊपर और फकीर के ऊपर समान रूप से लागू करती है, इसलिए इसे प्रकृति का हम नियम कहते हैं। ठीक उसी तरह से सेट थ्योरी के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो लॉज हैं, जो नियम है, वह सभी सेट्स के ऊपर समान रूप से लागू होता है। तो स्टूडेंट्स, अब लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स। लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हमें उन ऑपरेशन से रिलेटेड क्या क्या लॉ है, क्या क्या नियम है, इसकी जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लॉ ऑफ यूनियन से। लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन ऑपरेशन को आप जानते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? ए और बी अगर कोई दो सेट हो तो ए यूनियन बी में ए का भी सारा एलिमेंट आता है और बी का भी सारा एलिमेंट आता है। इसकी जानकारी आपको है। तो हमको देखना है कि यह जो यूनियन ऑपरेशन है, यह किन किन नियमों को होल्ड करता है, किन किन नियमों का पालन करता है। तो सबसे पहला कहता है कम्यूटेटिव लॉ। अब कहिएगा कि यह कम्यूटेटिव लॉ क्या है? तो कम्यूटेटिव लॉ वह होता है कि अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को ऑर्डर बदलकर ऑपरेट करने पर रिजल्ट सेम रहे तो हम कहते हैं कि वह ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है। तो यूनियन ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। मींस यूनियन ऑफ टू सेट इज कम्यूटेटिव बिकॉज फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए और बी अगर कोई दो सेट है तो आप कोई भी दो सेट ले लीजिए, ए और बी, उससे मतलब नहीं है। ए का यूनियन बी के साथ कीजिए या बी का यूनियन ए के साथ कीजिए, रिजल्ट आपको हमेशा बराबर आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव होने का यही मतलब है कि अगर ऑर्डर बदलकर ऑपरेट करें और रिजल्ट बराबर रहे, मींस ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। यह आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ। इससे पहले भी आपने क्लास 10 में सुना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो वहां भी हम क्या करते थे कि ए और बी अगर कोई दो रियल नंबर है तो a प्लस बी बराबर होता था b प्लस ए के, और इस लॉ को ही हम कहते थे कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह से a इंटू बी बराबर होता था b इंटू ए के, तो इसे हम कहते थे कम्यूटेटिव लॉ। यह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन था, यह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन था। तो ऑर्डर बदलकर ऑपरेट करने पर अगर रिजल्ट सेम रहता है, ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं कि वह ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। तो रियल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता था, मींस हमेशा ऑर्डर बदलकर ऐड करने पर रिजल्ट सेम आता था।
तो उसी तरह से सेट्स में भी अगर हम दो सेट्स लें ए और बी, ठीक है, और उसको ऑर्डर बदल कर ऑपरेट करें तो रिजल्ट हमेशा समान आता है, चाहे हम कोई भी दो सेट ले लें। ठीक है, यह नियम किसी भी दो सेट के ऊपर लागू होता है। कोई भी दो सेट ए और बी ले लें और ए यूनियन बी फाइंड करें, बी यूनियन ए फाइंड करें तो रिजल्ट इक्वल आता है। इसीलिए हम इसे लॉ कहते हैं, क्योंकि यह सबों पर समान रूप से लागू होता है। एग्जाम्पल आप खुद ले सकते हैं, कोई भी दो सेट ए और बी ले लीजिए, आप ए यूनियन बी निकालिए, बी यूनियन ए निकालिए, चेक हो जाएगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू आएगा बी यूनियन ए के। दूसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? तो एक सर्टेन ऑर्डर में ऑपरेट करने पर अगर रिजल्ट इक्वल आता है तो हम उस ऑपरेशन को एसोसिएटिव ऑपरेशन कहते हैं। वह सर्टेन ऑर्डर है क्या? तो वह सर्टेन ऑर्डर है यह कि अगर हम कोई तीन सेट लें ए बी सी, पहले ए और बी का यूनियन फाइंड करें, फिर उसका यूनियन करें सी के साथ, या बी और सी का यूनियन पहले फाइंड करें फिर उसका यूनियन करें ए के साथ। इन दोनों केस में रिजल्ट अगर हमेशा बराबर आता है किसी ऑपरेशन के अंदर, तब हम उस ऑपरेशन को एसोसिएटिव ऑपरेशन कहते हैं। तो आप कोई तो सेट्स के अंदर क्या है कि आप कोई भी तीन सेट ले लीजिए ए बी सी, आपको ऑलवेज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू आता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यूनियन ऑफ सेट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। मींस यूनियन ऑपरेशन एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है। लॉ इसलिए यह है क्योंकि यह सबों पर समान रूप से लागू होता है। कोई भी तीन सेट हम ले लें, अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे या ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा बराबर रहेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव और यूनियन ऑफ सेट्स होल्ड एसोसिएटिव लॉ। तीसरी चीज है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, द एम्प्टी सेट I is called identity element of the empty set phi is called identity element for union of sets because for any set A union phi is equal to phi union A is equal to A। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट को हमको थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हो सकता है अगर वह एक सर्टेन प्रॉपर्टी को होल्ड करे। वह सर्टेन प्रॉपर्टी क्या है? तो वह सर्टेन प्रॉपर्टी यह है कि वह एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जिसको किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो रिजल्ट उसी के बराबर देता है जिसके साथ उसको ऑपरेट किया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि क्लास 10 में हम लोग जीरो को कहते थे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। क्यों जीरो को कहते थे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन? इसलिए कहते थे क्योंकि किसी भी एलिमेंट ए के साथ अगर हम जीरो को जोड़ते थे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता था? ए आता था। 2 के साथ जीरो को जोड़िए तो 2 आया, 3 के साथ जीरो को जोड़िए तो 3 आया। मतलब यह वह एलिमेंट है जिसको किसी के साथ भी ऑपरेट करते हैं तो जिसके साथ ऑपरेट करते हैं रिजल्ट उसी के बराबर आ जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी रखने वाला जो भी एलिमेंट होता है उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे मल्टीप्लीकेशन के केस में, मल्टीप्लीकेशन के केस में हम 1 को कहते थे आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के केस में 1 के पास वही प्रॉपर्टी आ जाती है जो प्रॉपर्टी एडिशन के केस में 0 के साथ होती है।
जीरो के पास होती है। एडिशन के केस में जीरो के पास प्रॉपर्टी है कि इसको जिसके साथ जोड़ा जाएगा रिजल्ट उसी के बराबर देगा। ठीक उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में वन के पास वह प्रॉपर्टी आ जाती है कि इसको जिसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा रिजल्ट उसी के बराबर देगा। टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू देगा, थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री देगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो वह एलिमेंट जिसको किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो रिजल्ट उसी के बराबर दे जिसके साथ उसको ऑपरेट किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि यूनियन ऑपरेशन के अंदर किस सेट के पास यह प्रॉपर्टी होती है। तो आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो आपको यह बात दिख जाएगा कि इंप्टी सेट के पास वह प्रॉपर्टी होती है कि इंप्टी सेट को अगर इंप्टी सेट का यूनियन अगर किसी भी सेट के साथ किया जाए तो रिजल्ट हमेशा उसी के बराबर आएगा। इसीलिए कहा कि द इंप्टी सेट फाई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन ऑफ सेट बिकॉज फॉर एनी सेट ए यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई यूनियन ए इज इक्वल टू ए। देख लीजिए फाई के पास वही प्रॉपर्टी है कि नहीं जो प्रॉपर्टी एडिशन में जीरो के पास थी। जीरो को जिसके साथ ऐड करते थे रिजल्ट उसके बराबर आता था। फाई के पास वही प्रॉपर्टी है कि नहीं जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में वन के पास थी। वन को जिससे मल्टीप्लाई करते थे रिजल्ट उसी के बराबर आता था। ठीक उसी तरह से फाई का यूनियन जिसके साथ हम करेंगे रिजल्ट उसी के बराबर आता है। इसीलिए हम फाई को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि फॉर एनी सेट ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, दिस लॉ इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी के साथ ऑपरेट किया जाए और रिजल्ट उसी के बराबर रहे तो हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट उस ऑपरेशन के अंदर आइडेम्पोटेंट लॉ को होल्ड करता है। जैसे सेट्स में किसी भी सेट का यूनियन अगर उसी सेट के साथ किया जाता है तो रिजल्ट उसी सेट के बराबर रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स होल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। यह लॉ रियल नंबर में होल्ड नहीं करता था। रियल नंबर में किसी भी ऑपरेशन के पास यह प्रॉपर्टी नहीं थी। रियल नंबर में यह क्या कह रहा है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो ऐसा अगर हम मान लीजिए कि रियल नंबर में करने जाते किसी भी ऑपरेशन के अंदर चाहे वह एडिशन हो या फिर मल्टीप्लीकेशन हो तो हमको 2 + 2 2 आना चाहिए था। अगर 2 + 2 इज इक्वल टू 2 आता तब हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ रियल नंबर होल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। लेकिन रियल नंबर में यह लॉ होल्ड नहीं होता था। 2 + 2 कभी भी 2 के बराबर नहीं रहता था। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन भी इस लॉ को होल्ड नहीं करता था। 2 × 2 कभी भी 2 के बराबर नहीं आता था। लेकिन सेट्स में ऐसा होता है कि किसी भी सेट का यूनियन अगर उसी सेट के साथ लिया जाए तो रिजल्ट उसी सेट के बराबर रह जाता है। तो ऐसा रूल अगर फॉलो होता है तो हम इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। तो सेट्स आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है। तो यह एक एक्स्ट्रा लॉ पर है जो आपने रियल नंबर में नहीं पढ़ा था। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यह है कि कोई भी सेट ए अगर हम लेते हैं तो इस सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ में तो हमेशा रिजल्ट यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। किसी भी सेट का यूनियन अगर आप यूनिवर्सल सेट के बराबर करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। क्यों आएगा? जरा इसको आप पीछे जो लेक्चर आप सुने हैं अगर उससे इसको मिलाने का प्रयास करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि ए अगर कोई भी सेट होगा तो वह यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा।
और हमने पढ़ा है कि दो सेट ए और बी अगर दिया हुआ है जिसमें ए सबसेट है और बी सुपर सेट है, तो दोनों का यूनियन हमेशा किसके बराबर होता है? सुपर सेट के बराबर। तो ए अगर सबसेट है और यू सुपर सेट है तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा? सुपर सेट के बराबर। तो अगर कहीं कोई सेट और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और हमको यूनियन उसका फाइंड करना है, तो हमको सीधा याद रखना है कि यूनियन यूनिवर्सल सेट होगा, कोई विचार नहीं करना है। याद रखना है कि ए यूनियन यू बराबर क्या होगा? यू। तो यह था हमारा लॉज ऑफ यूनियन। आइए एक बार देख लेते हैं समरी में कि यूनियन ऑफ सेट्स किन किन लॉ को होल्ड करता है। तो सबसे पहले कहा कि कम्यूटेटिव लॉ, यूनियन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कोई ऑपरेशन कब होता है? तो जब ऑर्डर बदलकर ऑपरेट करने पर रिजल्ट बराबर रहे। तो सेट्स में हम ऐसा पाते हैं कि ए का यूनियन बी के साथ निकालें या बी का यूनियन ए के साथ, रिजल्ट हमेशा बराबर आता है, इसलिए हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव। इसी तरह से इस ऑर्डर में ऑपरेट करने पर अगर रिजल्ट बराबर आता है तो हम कहते हैं कि ऑपरेशन एसोसिएटिव है। तो यूनियन ऑफ सेट्स में हम यह पाते हैं, कोई भी तीन सेट आप ले लीजिए ए बी सी, अपने मन से लिख लीजिए, ए यूनियन बी निकालिए फिर उसका यूनियन सी के साथ निकालिए, या बी यूनियन सी निकालिए फिर उसका यूनियन ए के साथ निकालिए, आपको रिजल्ट हमेशा बराबर आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स होल्ड एसोसिएटिव लॉ, और यूनियन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव। आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग देखे हैं कि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जिसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसको जिसके साथ ऑपरेट किया जाए रिजल्ट उसी के बराबर रहे। तो सेट्स में हम लोग देखते हैं कि इंप्टी सेट के पास वह प्रॉपर्टी है कि इंप्टी सेट का यूनियन जिसके साथ करेंगे रिजल्ट उसी के बराबर रहेगा। इसलिए इंप्टी सेट को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन कहते हैं। जिस तरह से 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक उसी तरह से इंप्टी सेट को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन कहते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या लॉ है? तो किसी को अगर उसी के साथ ऑपरेट किया जाए और रिजल्ट उसी के बराबर रह जाए तो हम कहते हैं कि वह ऑपरेशन आइडेम्पोटेंट लॉ को होल्ड करता है। तो यूनियन ऑफ सेट में ऐसा होता है कि किसी सेट ए का यूनियन अगर उसी के साथ किया जाए तो रिजल्ट ए के बराबर रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स होल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। एंड एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि किसी भी सेट्स का यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ आप लेते हैं तो याद रखिए कि रिजल्ट हमेशा किसके बराबर आएगा? यूनिवर्सल सेट के बराबर। क्यों आएगा? तो इसका जवाब आपके पास है कि ए सबसेट होगा, यू सुपर सेट होगा। तो जब दो सेट एक साथ एग्जिस्ट करे जिसमें एक सबसेट और दूसरा सुपर सेट, तो यूनियन हमेशा सुपर सेट के बराबर आता है। आपको इंटरसेक्शन का भी याद आ रहा होगा कि इंटरसेक्शन हमेशा सबसेट के बराबर आता है। तो आइए हम लोग आते हैं लॉज ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर। लॉज ऑफ इंटरसेक्शन में भी पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। और एनी सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए। कोई भी दो सेट ले लीजिए आप, ए और बी, आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, रिजल्ट हमेशा बराबर आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, लॉ है क्योंकि सबों के ऊपर समान रूप से लागू होता है। शुरू में ही हमने कहा है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो जो सबों के ऊपर समान रूप से लागू होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉ। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी अगर हम कोई दो सेट ले लेते हैं ए और बी, तो हमेशा कोई भी सेट हो ए बी, इससे मतलब नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में आपने देखा है कि लॉ एसोसिएटिव कब होता है? तो जब
इस ऑर्डर में ऑपरेट करने पर कि ए बी को पहले ऑपरेट कीजिए, फिर जो रिजल्ट आया उसको सी के साथ ऑपरेट कीजिए, या बी सी को पहले ऑपरेट कीजिए, जो रिजल्ट आया उसको ए के साथ ऑपरेट कीजिए। अगर दोनों केस में रिजल्ट बराबर रहता है तो ऐसे ऑपरेशन को हम एसोसिएटिव ऑपरेशन कहते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी आप पाएंगे कोई भी 3 सेट ए बी सी लेकर अगर आप चेक करें, जैसे हम चेक कर देते हैं, मान लीजिए कि कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2, बी जिसमें एलिमेंट है 2 3, और सी जिसमें एलिमेंट है 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 2, फिर आप ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालिए, सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी 2 है और सी के अंदर 3 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो यह आ गया 5। इसी तरह से आप बी और सी का इंटरसेक्शन पहले करें, बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, तो बी इंटरसेक्शन सी में आएगा 3। अब इस बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ करना है, तो इस दोनों में कॉमन एलिमेंट देखना होगा। तो अब इस दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जब हम फाइंड करेंगे तो फिर से हमको आएगा 5। तो हम देख पा रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यह तो एक एग्जांपल से आपको हम दिखाए हैं, आप कोई भी एबीसी का एग्जांपल लेंगे हमेशा यह चाहे आप इस ऑर्डर में ऑपरेट करें या फिर इस ऑर्डर में ऑपरेट करें, रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। इसलिए हम कहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज एसोसिएटिव। अब आइए फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर। आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में हमने क्या कहा है कि कोई भी एलिमेंट जिसके पास यह प्रॉपर्टी हो कि उसको जिसके साथ ऑपरेट किया जाए रिजल्ट उसी के बराबर दे, उस एलिमेंट को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंदर यह प्रॉपर्टी यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाती है। यूनिवर्सल सेट वह सेट होता है जिसका इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ करें तो ए रिजल्ट देगा, बी के साथ करें तो बी रिजल्ट देगा, सी के साथ करें तो सी रिजल्ट देगा। मतलब जिसके साथ इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं रिजल्ट उसी के बराबर देता है। मींस इसमें वही प्रॉपर्टी आ गई जो एडिशन में 0 के पास, मल्टीप्लीकेशन में 1 के पास, यूनियन में 5 के पास, वही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में किसके पास आ गया, यूनिवर्सल सेट के पास। इसीलिए हम लोग यूनिवर्सल सेट को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। यूनिवर्सल सेट को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए इंटरसेक्शन 5, सॉरी ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। फॉर एनी सेट ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, देयरफॉर यू इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के अंदर भी ए इंटरसेक्शन ए जब हम फाइंड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा ए के बराबर ही आता है। इसलिए हम कहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। कोई भी सेट ए ले लेते हैं 1 2 3, अगर हम इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ करेंगे तो 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3 इज इक्वल टू ए। तो हम कहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ।
इंटरसेक्शन की भी समरी देख लीजिए एक बार, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किन किन लॉज को होल्ड करता है। तो सबसे पहला कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ, सबसे पहला कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए फॉर एनी सेट। दूसरा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स is associative because A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. Universal set is identity element of intersection of sets. Universal set is identity element for intersection of sets. A intersection U is equal to U intersection A is equal to A. यह प्रॉपर्टी है U के पास कि इसका जिसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे रिजल्ट उसी के बराबर देगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट को ही हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आइडेंपोटेंट लॉ को होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू E आता है ऑलवेज। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जैसा कि हमने यूनियन में लास्ट में देखा था वैसा ही इंटरसेक्शन में देखिए कि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर आप इंप्टी सेट के साथ लेंगे तो रिजल्ट हमेशा इंप्टी सेट आता है। जैसे यूनियन में किसी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करते थे तो रिजल्ट यूनिवर्सल सेट आता था, ठीक उसी तरह से इंटरसेक्शन में अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर हम इंप्टी सेट के साथ करेंगे तो रिजल्ट इंप्टी सेट आएगा। लॉज एसोसिएटेड विथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इससे पहले हम एक एक करके लॉज ऑफ यूनियन डिस्कस कर रहे थे, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन। अब हमको दोनों को मिक्स करके डिस्कस करना है। मतलब कुछ ऐसे नियम हैं जो दोनों एक साथ रहते हुए उसका पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग एक बार याद कर लेते हैं रियल नंबर से। क्लास 10 में जब रियल नंबर पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होता था ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा लिखा है क्या? ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। कभी नहीं लिखा है आपने, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन के ऊपर, एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन सेट्स में कहता है कि इन सेट्स बोथ ऑपरेशंस यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वन अनदर। लेकिन सेट्स में दोनों ऑपरेशन यूनियन भी इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है और यूनियन भी इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मींस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी is always equal to A intersection B union A intersection C and A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. In sets, both operations are distributive over one another. अच्छा, आपने कभी सोचा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ऑपरेशन दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे आप यहां देखिए कि a इंटू बी प्लस सी बराबर क्या हो गया? a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मीन्स इंटू प्लस के पहले भी आया
और इंटू प्लस के बाद भी चला गया, मतलब इंटू जो है वह प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए हम इस लॉ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सेट्स में आप कोई भी 3 सेट ए बी सी लेकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू आपको आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी एंड A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। सेट्स में दोनों ऑपरेशन एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि इन सेट्स बोथ ऑपरेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वन अनदर। हम एक और बात आपको कहना चाहेंगे कि हम लोग किसी रिजल्ट को अगर याद रखते हैं, ठीक है, तो हमारी प्रवृत्ति होती है कि लेफ्ट से राइट की तरफ हम याद कर लेते हैं। मींस लेफ्ट वाला ऑपरेशन, लेफ्ट वाला स्टेटमेंट अगर हम बोलते हैं तो आप राइट का स्टेटमेंट बता देते हैं, लेकिन राइट का स्टेटमेंट अगर कोई बोले तो आपको लेफ्ट का स्टेटमेंट याद नहीं रहता है। लेकिन किसी भी रिजल्ट को हमको बाई डायरेक्शनल याद करना है, लेफ्ट से राइट भी याद करना है और राइट से लेफ्ट भी याद करना है, क्योंकि एप्लीकेशन के समय इसकी जरूरत होती है। जैसे यहां हमको कैसे याद रखना है, तो हमको अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया है तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी भी याद रखना है, और कहीं अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी दे दिया है तो इसके बदले हमको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी भी याद रखना है। मींस इसके बदले हम यह भी लिख सके और इसके बदले यह भी लिख सके। अगर हम यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंटरसेक्शन के ऊपर तो यूनियन को भी हम कलेक्ट भी कर पाए, इस तरह से याद रखना है। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन तो याद है, कलेक्शन याद नहीं है। हम लोग लास्ट में 1-2 क्वेश्चन लेंगे इसके प्रैक्टिस के लिए, तो वहां आपको महसूस होगा कि हमको कोई भी रिजल्ट जो है वह बाई डायरेक्शनल याद रखना है। तो यह था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉज ऑफ कंप्लीमेंट, लॉज ऑफ कंप्लीमेंट में हमको कुछ खास नया नहीं पढ़ना है। लॉज ऑफ कंप्लीमेंट की चर्चा हम लोग पिछले ही टॉपिक के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। उसी को हम एक बार फिर से लिख देते हैं। क्या था लॉज ऑफ कंप्लीमेंट, तो किसी भी सेट का 2 बार कंप्लीमेंट लेंगे तो वही सेट आता है। इंप्टी सेट का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट इंप्टी सेट आता है। किसी भी सेट का यूनियन अगर उसी के कंप्लीमेंट के साथ लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट आता है, और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर उसके कंप्लीमेंट के साथ लेते हैं तो इंप्टी सेट आता है। लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम आपको बताना चाहते हैं, इसको भी आप समझिए। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ए माइनस बी को, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स को, ए माइनस बी का मतलब है डिफरेंस ऑफ 2 सेट, इसको हम ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। इस रिजल्ट को याद रखना है। इसको जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी आप इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। हम कोई 2 सेट ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 5। देयरफॉर a माइनस बी आप निकालिए, तो a माइनस बी आपको आएगा, a माइनस बी आएगा 1 2
अब चूंकि ए माइनस बी तो निकाल लिए, अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो पहले कंप्लीमेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो कंप्लीमेंट ऑफ बी के लिए हमारा यहां एक यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है, जो अंडर कंसीडरेशन जो सेट है उसका सुपर सेट होना चाहिए। तो हम एक यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कंप्लीमेंट ऑफ बी अगर हम लिखेंगे तो कंप्लीमेंट ऑफ बी का मतलब होगा u माइनस बी, u माइनस बी। तो u माइनस बी क्या आ जाएगा? तो u से b के एलिमेंट को माइनस कर दीजिए। तो u से अगर b के एलिमेंट को माइनस करेंगे मतलब 3 4 5 को छोड़ेंगे तो 1 2 6 इसके अंदर आएगा कंप्लीमेंट ऑफ b। अब इस कंप्लीमेंट ऑफ b का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? a के साथ। a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b। तो a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b लेंगे तो a और कंप्लीमेंट ऑफ b, a और कंप्लीमेंट ऑफ b में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखेंगे। तो a और कंप्लीमेंट ऑफ b में देखिए क्या क्या कॉमन है। तो 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां जब हम कोई भी दो सेट लिए a और b, तो a माइनस बी जो सेट आया वही सेट आया a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b। तो यह रिजल्ट हमको हमेशा याद रखना है, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b। Now, De Morgan's law. De Morgan's law is a law associated with complement. इसीलिए लॉज ऑफ कंप्लीमेंट के बाद आया है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए और बी अगर कोई दो सेट है, इसमें भी दोनों ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों एक साथ आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए और बी अगर कोई दो सेट है तो आप ए इंटरसेक्शन बी का अगर कंप्लीमेंट लेते हैं तो यह ए और बी का इंडिविजुअल कंप्लीमेंट तो करता ही है, इंटरसेक्शन को भी बदल देता है यूनियन में। ठीक उसी तरह से अगर आप ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेते हैं तो ए और बी का कंप्लीमेंट तो यह बनाएगा ही, यूनियन को बदल देगा इंटरसेक्शन में। तो यह जो दोनों लॉ है इसी को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी, एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। इसको इसमें एक को हम एग्जांपल से वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं कि अगर ए कोई सेट हम लेते हैं 1 2, ए अगर हम कोई सेट लेते हैं 1 2 3, बी लेते हैं 2 3 4, क्योंकि कंप्लीमेंट की बात करनी है इसलिए यूनिवर्सल सेट तो होना ही चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। कंप्लीमेंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू माइनस ए, तो इसके अंदर आ जाएगा 4 5। कंप्लीमेंट ऑफ बी, कंप्लीमेंट ऑफ बी यू माइनस बी, तो इसके अंदर आएगा 1 5। u माइनस बी मीन्स 2 3 4 को माइनस कर देना है, बचेगा 1 5। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा देख लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 2 और 3, 2 3। ए कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो यू से उसको माइनस करते हैं, मींस यह हो जाएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आप u से a इंटरसेक्शन b को माइनस करेंगे तो 2 3 माइनस होगा, बच जाएगा क्या, बच जाएगा 1 4 5। तो यह हो गया हमारा LHS, a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। नाउ RHS, कंप्लीमेंट ऑफ a यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ b। तो आपके पास यहां कंप्लीमेंट ऑफ ए भी है और कंप्लीमेंट ऑफ बी भी है। अगर हम इस दोनों का यूनियन करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, तो इसके अंदर भी आपको आ रहा है 1 4 5। तो आप देख पा रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जितना आया उतना ही आया कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो हम कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। और यह लॉ है, क्यों लॉ है, क्योंकि यह किसी भी दो सेट ए और बी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। तो आइए हम लोग जो लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़े हैं उसके प्रैक्टिस के लिए हम इन एग्जांपल्स को करके देखते हैं। इन एग्जांपल्स को करने से जो अभी हम लॉ पढ़े हैं उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि लॉज को किस तरह से हमको याद रखना है और किस तरह से हमको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूव दैट ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। ए बी अगर कोई भी दो सेट है तो हमको प्रूफ करना है सबसे पहला कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमको सीखना है कि जो हम यह लॉ पढ़े हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनको अप्लाई किस तरह से करना है। तो अभी हम आपसे जस्ट पिछले स्लाइड में डिस्कस किए थे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। इसको याद रखते हैं क्योंकि इसको यूज करना है इसके अंदर। तो चलिए हमको अगर प्रूफ करना है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव तो हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो ए माइनस बी को हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन बी। अब आप याद कीजिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता था कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को आप क्या लिख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। मींस इसके बदले आप यह लिख सकते थे। यह था एसोसिएटिव लॉ कि ए बी सी कोई भी तीन सेट हो, इस ऑर्डर में ऑपरेट कीजिए या इस ऑर्डर में ऑपरेट कीजिए, रिजल्ट बराबर रहेगा। तो हम इसके बदले यह इस्तेमाल में ला सकते हैं या इसके बदले हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन बी। तो यहां हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन बी। यहां एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो गया। अब हम पढ़े हैं लॉज ऑफ कंप्लीमेंट में कि ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, फाइव। ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है फाइव। तो यहां पर सबसे पहले इस ऑर्डर में नहीं है, तो हम लोग पढ़े हैं कि सेट्स का इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है। तो अगर ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए बराबर फाइव होता है तो हम कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बराबर भी क्या लिख सकते हैं, फाइव लिख सकते हैं, क्योंकि सेट्स में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आता है बी इंटरसेक्शन ए। यही तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है।
बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है। तो हम ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए को कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। तो अगर ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए फाई है तो कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए भी क्या होगा? फाई होगा, क्योंकि हम इसके बदले यह लिख सकते हैं किस लॉ से? कम्यूटेटिव लॉ से। जिस तरह से हम इसके बदले यह लिख सकते थे किस लॉ से? एसोसिएटिव लॉ से। तो देखिए, रियल नंबर के अंदर इन लॉज का इंपॉर्टेंस उतना समझ में नहीं आता था। अगर रियल नंबर में कोई कहता था कि एडिशन ऑफ रियल कम्यूटेटिव होता है, मींस ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के, तो वहां इसका हमको कोई खास इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोग तो बुक में लिखा रहता है लेकिन उसको पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि उनको कैलकुलेशन का इतना प्रैक्टिस होता है कि उनको ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मीनिंगलेस लगता है। लेकिन अब देखिए सेट्स के अंदर कैसे इसका इंपॉर्टेंस आ गया। अगर आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, तभी तो आप कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी लिख पाएंगे। अदरवाइज तो यह तो आपके लिए नया है। तो अब देखिए, या तो ए, अब हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन आई। अब लास्ट रिजल्ट इंटरसेक्शन में डिस्कस किए थे, एक बार हम आपको पीछे चलकर दिखाते हैं। पीछे चलकर आपको दिखाते हैं। ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। तो यही स्थिति आ गई अब हमारे पास यहां। यही स्थिति आ गई ए इंटरसेक्शन फाई। तो ए इंटरसेक्शन फाई को हम क्या लिख सकते हैं? अब इज इक्वल टू लिख सकते हैं फाई। तो आप देखिए कि इस एग्जाम्पल के अंदर किस तरह से लॉ अप्लाई हो रहा है। यहां हमको दिया था स्टेटमेंट कि फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूफ दैट ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। तो हमने एलएचएस के साथ शुरुआत की, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी लिख लिया। फिर हमने सबसे पहले a माइनस बी के बदले क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं उसको लिखा हमने कि a माइनस बी के बदले हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b। इंटरसेक्शन भी एज इट इज रहा। अब यहां पर हम को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके ऊपर कौन सा लॉ लगाना पड़ा? एसोसिएटिव लॉ। यहां इसको हमने इतना लिख दिया किस नियम से? तो एसोसिएटिव लॉ से। एसोसिएटिव लॉ से, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ जब अप्लाई कर दिए तो कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन बी एक साथ आ गया। तो कंप्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन बी, लॉज ऑफ कंप्लीमेंट इसके ऊपर लागू हो गया कि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर उसके कंप्लीमेंट के साथ करते हैं तो हमको एम्प्टी सेट मिलता है। तो इसके बदले हमने लिख दिया फाई। अब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट के साथ करते हैं तो रिजल्ट आता है एम्प्टी सेट। तो इज इक्वल टू आ गया आरएचएस। तो इस तरह से सेट्स का जो लॉज है, चाहे वह कम्यूटेटिव लॉ हो, एसोसिएटिव लॉ हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, वह सब हमको अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि सेट हमारे लिए नया टॉपिक है। रियल नंबर में हमको इसकी जरूरत महसूस इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमको पहले से होता है कैलकुलेशन का। लेकिन सेट्स के कैलकुलेशन का आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो कैलकुलेशन में स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के लिए आपको लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए एक और एग्जांपल लीजिए। इसको आप याद कर लें। इसको हम मिटा रहे हैं, जगह बनाना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूफ दैट ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। दूसरे
में हमको क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। चलिए एलएचएस के साथ शुरू करते हैं। एलएचएस, ए यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए, अभी फिर से एक बार उस रिजल्ट को लिखते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी लिखते हैं हम। तो अगर बी माइनस ए आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए, जो माइनस होता है उसके ऊपर कंप्लीमेंट लग जाता है। तो अगर यहां बी माइनस ए है तो इसको हम बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। और चूंकि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है इसलिए बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए को आप कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। मतलब बी माइनस ए इज इक्वल टू आप, बी माइनस ए इज इक्वल टू आप या तो कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या फिर बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए लिखिए। तो यही हम लिखते हैं यहां। तो यह हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है इसलिए हम बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए को ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं फ्रॉम कम्यूटेटिव लॉ। समझ में आ रहा है लॉ का इंपॉर्टेंस? फ्रॉम कम्यूटेटिव लॉ। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था कि इसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं, यहां यूनियन और इंटरसेक्शन एक साथ आया है तो एसोसिएटिव लॉ तो यहां लगेगा नहीं। एसोसिएटिव लॉ तब लगता है जब दोनों जगह सेम ऑपरेशन होता, या तो यूनियन होता है या फिर इंटरसेक्शन होता। यहां यूनियन है और यहां इंटरसेक्शन है, तो अब इसके ऊपर लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको क्या कहता था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता था कि सेट्स में दोनों ऑपरेशन एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहां यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरसेक्शन के ऊपर, तो इसको हम ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिख सकते हैं। यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरसेक्शन के ऊपर, यूनियन इंटरसेक्शन के पहले भी आ गया और यूनियन इंटरसेक्शन के बाद भी चला गया। अब फिर से आप लॉ ऑफ कंप्लीमेंट याद कीजिए कि ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए बराबर क्या होता था? यू, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए के बदले हम क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब आप ए यूनियन बी को कोई सेट एक्स मान लीजिए। अगर आप ए यूनियन बी को कोई सेट एक्स मानते हैं तो एक्चुअली आपके पास यू इंटरसेक्शन एक्स आ गया। आपके पास यू इंटरसेक्शन एक्स आ गया। तो दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, अच्छा, या आप अब याद कीजिए कि यू इंटरसेक्शन के लिए क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? यू। तो इसको जिसके साथ ऑपरेट करेंगे रिजल्ट उसी के बराबर देगा यह। तो यू का इंटरसेक्शन अगर हम एक्स के साथ करेंगे तो यह रिजल्ट हमको क्या देगा? यह रिजल्ट हमको क्या देगा? ध्यान से देख लीजिए। तो यह रिजल्ट देगा हमको एक्स, और एक्स हमारा क्या है? तो ए यूनियन बी। यह आ गया हमारा आरएचएस। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से सेट में हम लॉज जो अभी पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो पहले एग्जांपल को मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है।
आप देखते जाइए कि किस तरह से लॉ अप्लाई करेंगे आप। तीसरे एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में कह रहा है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूव दैट ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए। तो फिर हम उसी तरह एलएचएस से शुरुआत करते हैं। एलएचएस ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहां देखिए, यहां भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए थे, लेकिन यहां जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए थे तो यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किए थे इंटरसेक्शन के ऊपर। हमने बोला था ना कि लॉ को दोनों तरफ से याद रखना है, तो यहां हम लेफ्ट टू राइट ले गए थे, इसको यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किए थे इंटरसेक्शन के ऊपर। जबकि देखिए अब यहां हमको क्या करने की जरूरत है, यहां हमको इंटरसेक्शन को कलेक्ट करने की जरूरत है। तो इंटरसेक्शन को अगर हम कलेक्ट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी यूनियन बी। अगर आपको उल्टा याद नहीं है तो फिर से अब एक बार आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिए कि यही आएगा कि नहीं। ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके ऊपर तो यही स्टेटमेंट आने वाला है। अब कंप्लीमेंट ऑफ बी यूनियन बी फिर आ गया, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ से आप बी यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। और बी यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, तो किसी भी सेट का यूनियन उसके कंप्लीमेंट के साथ यूनिवर्सल सेट देता है, तो यह हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यू। और यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट, तो इसको जिसके साथ ऑपरेट करेंगे रिजल्ट उसी के बराबर आएगा। तो इज इक्वल टू हो गया आरएचएस। तो आपको बात समझ में आ रही है कि लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको याद रखना है। इसको किस तरह से याद रखना है वह भी इन एग्जांपल्स को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसको ट्राई करेंगे। तो इसी के साथ यह लेक्चर आज का हम खत्म करते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स। साथ ही इन एग्जाम्पल्स के साथ हमने आपको अप्लाई करना भी सिखाया, कोशिश की कि आप सीख जाएं इन लॉज को अप्लाई करना। अब इसके ऊपर आप खुद से कुछ प्रॉब्लम बनाकर देखेंगे ताकि इसका प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम लोगों का जब प्रॉब्लम का सेशन आएगा तो वहां फिर से हम इन लॉज के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड प्रैक्टिस पेपर के अंदर भी और जी प्रैक्टिस पेपर के अंदर भी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।